गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और WB टेट की तैयारी पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। इसमें काबिल एकेडमी आपके साथ पूरी तरह से खड़ा है और आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। और इसी श्रृंखला में आज ये क्लास मैं लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है EVS के दृष्टिकोण से, जहां मैंने क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत ही सिलेक्टेड एनवायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन लिए हैं 50 क्वेश्चन। लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप करते जाएंगे वीडियो के दौरान तो आपको पता चलेगा ये 50 नहीं बल्कि 150 से 200 क्वेश्चन के बराबर है। जी हाँ, बहुत ही शानदार सवाल है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये आप क्वेश्चन को पढ़ते ही इसके रेफरेंस से आप समझ पाएंगे। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं, समय ज़ाया ना करते हुए। लंबा सेशन होगा, बने रहिए आप सब। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके कमेंट के बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्लास कैसी हुई है। दो बातें अगर कह देंगे, कुछ बोले, कुछ बतियाएं ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग स्टेप्स मेक्स अंडरग्राउंड न्यूट्रिएंट्स कम अबव द ग्राउंड। देख सवालों को समझिएगा, सवालों कभी भी एग्जाम में घबराइएगा नहीं। कहा है कि इनमें से ये सारे फार्मिंग स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स है? फार्मिंग स्टेप्स है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फार्मिंग स्टेप मेक्स अंडरग्राउंड न्यूट्रिएंट्स कम अबव द ग्राउंड, यानी ज़मीन के नीचे जो पोषक पदार्थ मिट्टी में जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर कैसे आते हैं। तो आपको पता है कि जब भी किसान खेती करता है तो खेती करने से पहले वो खेतों को जोतने का काम करता है, यानी कि प्लाव करने का काम करता है। इसके लिए वो बैल जो एक ट्रेडिशनल तरीका है या ट्रैक्टर का जो एक मॉडर्न तरीका है, मशीन से खेतों की पहले जुताई करती है और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाया जाता है कि नहीं, चाहे बैलों के द्वारा हो चाहे ट्रैक्टर के द्वारा हो, ताकि नीचे का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ सके और उसके बाद उन मिट्टियों को लेबल करके उसमें बुआई की जाती है, तभी पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो तरीका होता है इसे हम लोग कहते हैं प्लाविंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाविंग। प्लाविंग यानी खेतों को जोतना, है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, बिफोर कीपिंग पिकल्स व्हाट इज डन टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम ग्लास जार्स। यानी कि सवाल को पढ़िए, सवाल क्या है? सवाल है बिफोर कीपिंग पिकल, अचारों को रखने से पहले व्हाट इज डन टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम ग्लास जार्स। जिस ग्लास जार में आपको अचार रखना है, उस ग्लास जार में अचार रखने से पहले उस ग्लास जार के मॉइस्चर को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर नमी होती है। आपको पता है कि जो पिकल्स होता है वो ऑलरेडी मॉइस्ट होता है। ऑलरेडी क्या होता है? मॉइस्ट होता है, उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। और जिस ग्लास जार में, है ना, जिस ग्लास जार में हमें इसे रखना है उसमें अगर मॉइस्चर हो तो पहले उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, यानी उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें अच्छी तरीके से धूप में रख के उसे सुखा लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जहाँ मॉइस्चर होता है वहाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज, जर्म्स वगैरह जल्दी पनप जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा ना हो, ग्लास जार में ऐसा ना हो, इसके मॉइस्चर को यहाँ से हटाया जा सके। अचार रखने से पहले जो ऑलरेडी मॉइस्ट होता है इसलिए पहले धूप में इसे बढ़िया सुखा लिया जाता है। अगर आपके घर में आपकी माँ, दादी कोई भी अगर अचार बनाती है तो आपने देखा होगा कि पहले जो शीशे का जो एक जार होता है, बोयाम बोलते होता है, तो पहले उसे धूप में सुखाया जाता है ताकि प्रॉपर्ली उसे ड्राइड किया जा सके, माइक्रोब से ख़त्म किया जा सके, ठीक है ना। चलो आगे देखें। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्क्राइब्स द सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के हालात तो आपको पता ही हैं, बहुत ही ख़राब है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो मुझे लगता है कि आ सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर्स जो है श्रीलंका के सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का, इनमें से जो है फीचर्स है, इनके लक्षण है, ठीक है। श्रीलंका हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1948 में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बना, ठीक है। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा है सिन्हला स्पीकर्स, जिनकी तादाद जो है 82% है। जी हाँ, बाकी जो है वो जो है तमिल स्पीकर्स हैं जो कि 18% है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल नाम ही है, सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार का जो स्वरूप होता है वो राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है यहाँ पे। द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट पावर, बिल्कुल सही है।
द प्रेसिडेंट चूज द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, मंत्रियों का चुनाव करता है। एंड द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इट्स मिनिस्टर्स। तो राष्ट्रपति के पास पूरा शक्ति है, वो प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है और आपका दूसरे मंत्रियों को भी हटा सकता है। लेकिन ये गलत है कि राष्ट्रपति को जो है 5 साल के लिए चुना जाता है, ये गलत है, इसे 6 साल के लिए चुना जाता है। यानी कि ए और बी जो है बिल्कुल श्रीलंका के गवर्नमेंट के सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ श्रीलंका गवर्नमेंट की बात सही है, लेकिन ये गलत है, 6 साल के लिए चुना जाता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, नोट कर ले, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन है कि व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है कब मनाया जाता है ना, यानी कि वर्ल्ड जो जनजीवन सप्ताह है कब मनाया जाता है, तो ये बता दें, ये 2 से लेके 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। तो इसका आंसर होगा यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। क्या होगा? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। आगे देखते हैं, अ लेटर वॉज रिटन विथ अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। कागज़ और कलम के जरिए रीना ने अपने दोस्त अहमद को एक चिट्ठी लिखी। इट वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, उसे लेटर बॉक्स में रखा। उसके बाद इट वॉज देन टेकन बाई अ पोस्टमैन, उसे पोस्टमैन ले गया उस लेटर बॉक्स से, जो आपके घर के बाहर जो लेटर बॉक्स होता है वहाँ आपने डाला, वहाँ से पोस्टमैन ले गया। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो उसके बाद क्या होगा? साधारण सा ईवीएस का सवाल है। मैंने कहा ईवीएस का मतलब होता है डे टू डे, डेली जो एक्टिविटीज़ है आपके दिनचर्या में जो भी घटित होती है, सवाल वहीं से आएंगे, है ना। तो उसके बाद क्या होगा? तो पोस्टमैन क्या करेगा? आपके लेटर बॉक्स से उस चिट्ठी को लेने के बाद वो उसे पोस्ट ऑफिस ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? ही विल टेक इट टू द पोस्ट ऑफिस। कहाँ ले जाएगा? उसे पोस्ट ऑफिस ले जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी आपसे एक कॉमन सेंस की उम्मीद की जाती है एग्जाम में कि आपको ये सब पता होगा, ठीक है। कभी कभी कॉमन सेंस आर वेरी अनकॉमन नाउअडेज। ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट द, यानी कि जो ओजोन जो परत है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी बड़ा छेद कर रखा है और इससे अल्ट्रावायलेट किरणें जो है बहुत कम फिल्टर होके नीचे आ रही है, जिससे हमारे स्किन को और कई सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है साउथ पोल में। कहाँ पे होता है स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा होता है। आप भी आंसर करने की कोशिश करें, मेरे आंसर बोलने से पहले आप आंसर बोलने की कोशिश करें। साउथ पोल में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, जहाँ तक ओजोन का सवाल है, तो अगर हम देखें कॉज जो है, कारण क्या है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जितने भी इंडस्ट्रियल हैं जो केमिकल बनाने का काम करते हैं, वहाँ से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का धुआं आप जो भी जलाते हैं, है ना, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट, प्रोपेलेंट्स एंड फॉर्म ब्लोइंग एजेंट। आप जो बर्थडे में जो सफ़ेद रंग का जो फॉर्म ब्लो करते हैं, इससे ओजोन खराब होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या है। एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछ सकता है आपसे कि CFC का फुल फॉर्म क्या है, HCFC और हेलोन्स। तो ये सारे कारण हैं। ओजोन परत जो धीरे धीरे पतला, छेद होने का मतलब है वो धीरे धीरे थिन होता जा रहा है, यानी कि उसकी मोटाई जो है कम हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे है आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक गैस ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। यहाँ एक गैस के बारे में कुछ वर्णन है और आपको ये बताना है, इस वर्णन को समझिए कि हम किस गैस की बात कर रहे हैं। कह रहा है इट इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में मिलने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा का ये गैस है। तो आपको पता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है कि नहीं, वाटर वेपर है, और भी बहुत सारे गैस हैं, नियन आर्गन है बहुत कम मात्रा में। वी इनहेल एज वेल एज एक्सहेल इट, हम इसे सूंघते भी हैं और इसी को निकाल देते हैं। सांस लेते भी हैं, सांस के साथ से बाहर भी निकल जाता है। द प्लांट्स नीड इट मोर देन ह्यूमन, और ये वो गैस है जो पौधों को ज़्यादा चाहिए होता है बशर्ते कि मनुष्य को। तो ये कौन सा गैस है? 73% लगभग कॉन्स्टिट्यूट करता है एयर का, यानी जो हवा है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो लगभग 25% के आसपास है, हाँ आसपास है, बाकी सब इसी में मिल जाते हैं। तो नाइट्रोजन इसका आंसर है सबसे ज़्यादा मात्रा में। और जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन थंडरिंग के चलते या अर्थवर्म के जरिए मिट्टियों में होता है, और ये पौधों के लिए एक अच्छा न्यूट्रिएंट काम करता है, इनमें ज़्यादा अच्छी पैदावार देने के लिए। तो पौधों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। आगे देखें, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच यहाँ सेलेक्ट करना है कि ये जो देखिए ये फील्ड, प्रेरीज, सवाना, टुंड, अगर आपको कुछ ना भी पता हो तो आपने सवाना ज़रूर सुना होगा।
तो ये सब क्या है, ये सब ग्रासलैंड्स हैं, ये सब घास के मैदान हैं। यानी जो मैक्सिमम एरिया होता है लैंड का, जो मैक्सिमम एरिया होता है लैंड का, वो कवर्ड बाय ग्रास, वो क्या होता है, वो घास से ढका होता है, घास के मैदान कहते हैं। तो कह रहा है क्या ये सही है, इनमें से कौन सही है ये बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। देखिए सवाना जो है वो ट्रॉपिक का घास के मैदान है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब जो है वो क्या है, गलत है। अगर हम विल्ड्स की बात करें, हम जान लेते हैं विल्ड्स की अगर हम बात करें तो विल्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नहीं, ये विल्ड्स जो है ना ये साउथ अफ्रीका के घास के मैदान है। याद रखिएगा विल्ड जो है साउथ अफ्रीका घास के मैदान है। जहाँ तक प्रेरी का सवाल है, प्रेरी ये आपका नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। सवाना मैंने बताया, सवाना जो है ट्रॉपिकल रीजन में उगते हैं और 8 डिग्री से 20 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर से है, इनकी जो दूरी है। टुंड्रा ग्रासलैंड जो होते हैं, जो लास्ट में आपको दिया हुआ है, इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड ग्रासलैंड, यानी यहाँ भी घास के मैदान है लेकिन ठंडा, ठीक है। ऐसे आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा। तो यहाँ पे जो बिल्कुल जो सही मैच था वो था सवाना का। बाकी का लोकेशन मैंने आपको दे दिया है जो आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के रूप में काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ऑन अ मैप अ स्केल शोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। If the distance between two places on the map is 15 centimeter, then what is the actual distance between the two places? देखिए मैप है, मैप में अलग अलग जगहों का हमें एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिग्रीज वगैरह से हम किसी भी लोकेशन को निकाल सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 220 मीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 220 मीटर मैप में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप, एक मैप में दो जगह है, दो जगह के बीच की दूरी अगर 15 सेंटीमीटर, तो आपको तो पता है 1 सेंटीमीटर अगर 220 है तो 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, आप 220 को 15 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 5 30 और 3 33, यानी कि 3300 मीटर। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर, और ये 300 मीटर यानी कि 3.3 मीटर, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 3.3 किलोमीटर हो जाएगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज बोथ, इंडिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास दोनों हैं, एलिफेंट एंड लायन, लायंस एंड राइनोस, टाइगर्स एंड लायंस और टाइगर्स एंड एलिफेंट। यहाँ पे हम बिग कैट्स की बात कर रहे हैं। देखिए है तो सभी जगह, कंफ्यूज ना हो, है तो सभी जगह, लेकिन कहीं पे बिग कैट की नंबर जो संख्या जो उतनी नहीं है जितनी भारत में है। तो उस दृष्टिकोण से हम ये देखते हैं कि टाइगर और लायन जो है वो एक भारत, पूरे विश्व का भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां दोनों ये बहुतियात में, प्लेंटी में पाए जाते हैं इन कंपेयर टू द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड लायंस इन अदर कंट्रीज। सो एलिफेंट्स एंड लायंस आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका। जहाँ तक हाथी और शेर की बात है तो ये साउथ अफ्रीका है, लायंस एंड राइनोस की बात है तो ये भी साउथ अफ्रीका है, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाया जाता है। तो यहाँ पे बिग कैट्स की संख्या की बात हो रही है, उस हिसाब से इंडिया नंबर 1 में है। अब आगे देखिए, टू विच इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी रिलेटेड। ये जो पिरामिड आप देखे होंगे आपने क्लास 6-7 की किताबों में, जब आपको लाइफ साइंस पढ़ाया जाता है, जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन पढ़ाया जाता है कि फूड चेन के पिरामिड में सबसे नीचे कौन होता है, उसके ऊपर कौन, माने नीचे क्या होता है, उसे कौन खाता है, उसे कौन खाता है, उसे कौन खाता है, सबसे ऊपर कौन सा खा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले सॉइल डिकम्पोजर्स होते हैं जो मिट्टी का अपर्दन करने का काम करते हैं, अर्थवर्म है, केचुए हैं, फंगाई है, मशरूम्स है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है जो पेड़ पौधों में, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस करते हैं। हर्बीवोरस जो होते हैं, हिरन, गाय, भैंस जो भी होती है, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। सेकेंडरी होते हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद टॉप कार्निवोरस, सब कार्निवोरस ही है, बट टॉप कार्निवोरस में है शेर, लोमड़ी, है ना, टाइगर, ये सब आ जाते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है एक्चुअली हम फूड चेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फूड चेन की बात कर रहे हैं। आगे देखें, कुछ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सी बात यहाँ पे गलत है, कौन सी बात यहाँ पे गलत है। चलिए देखते हैं। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज कॉल्ड एज अम्ब्रेला एक्ट। देखिए ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको पता ही होगा, भोपाल जो गैस दुर्घटना थी उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था,
और इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, ये सही है। और इट वाज इनेक्टेड इन वेक ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी, और भोपाल गैस ट्रेजेडी के ही कारण इस एक्ट को बनाया गया था। लेकिन ये गलत है कि इसे 1988 में बनाया गया है। इसे कब बनाया गया था? इसे 1986 में बनाया गया था। 1 और 3 नंबर सही है, ठीक है। तो कौन सी बात यहाँ गलत है? तो गलत तो 2 नंबर है, गलत यहाँ कौन है? 2 नंबर है। द भोपाल डिजास्टर ऑल्सो रेफर टू एज द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल डिजास्टर है उसे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहते हैं। ये एक रासायनिक दुर्घटना था जो 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात को, जब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में जो एक पेस्टिसाइड प्लांट है, मैंने कीटनाशक दवा बनाने कंपनी है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश इंडिया में, वहाँ पे एक केमिकल लीक हो गया था। द इंडस्ट्रियल डिजास्टर इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स वर्स्ट इन हिस्ट्री, और ये विश्व का सबसे खराब रासायनिक दुर्घटना माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अभी एनवायरमेंटल एक्ट आपको बताया, इसके अलावा यहाँ और भी एक्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आपका 1972, वाटर प्रिवेंशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बहुत ज़रूरी है WB टेट के दृष्टिकोण से, तो ये 1980, 1986 में ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अम्ब्रेला एक्ट लाया था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86, नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल 2000 यानी कि मिलेनियम में, नॉइस पॉल्यूशन मिलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, 10 बजे के बाद आप नॉइज़ नहीं कर सकते कहीं भी, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000 में है, नॉइस पॉल्यूशन 2000 में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन इज द कन्वर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ बैरन एरिया विथ लूज सॉइल कवर। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी जगह की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बंजर धरती में बदल जाती है ना, और उसके ऊपर जो है कुछ ढीली ढीली मिट्टी पाई जाती है, खाली पूरी मिट्टी बंजर हो जाती है। ये कब होता है? ये देखिए टूरिज्म से थोड़े ना होता है। इरिगेशन एग्रीकल्चर तो अच्छी बात है, ये तो खेती के लिए अच्छी चीज़ है। नहीं, जब ये दोनों नहीं है तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग, जब शाकाहारी पशुओं का ग्रेजिंग, चराने का काम, ग्रेजिंग करने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी एरिया में, तो उस पूरे जगह की जो मिट्टी के ऊपर की जो घास है वो पूरी तरह से सफाया कर देते हैं, खा जाते हैं। उसके बाद मिट्टी को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं मिलता है और सॉइल एरोजन होता है। बारिश होती है, मिट्टी कट के बह जाती है, मिट्टी बंजर हो जाती है, क्योंकि मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है इसे ह्यूमस कहते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खेती के लिए आवश्यक होते हैं, वही अगर बह जाए तो मिट्टी तो बंजर हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन एबंडेंस इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी हरे पत्तेदार सब्जी जो खाते ही होंगे, साग सब्जी। जैगरी यानी कि गुड़, और गूसबेरी यानी कि जो आंवला होता है, इनमें कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। तो इसका आंसर होगा आयरन। तो हरे पत्तेदार सब्जी, जैगरी और गूसबेरी में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ देखें, आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है सीवीड, टूना, एग्स, श्रिम्प्स, हाँ, और ओएस्टर्स में। कैल्शियम देखें तो मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है, दही है, दूध है, बीन्स है, लेंटिल्स है। आयरन देखिए ग्रीन, हरे पत्ता सब्जी, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, जैगरी है, गूसबेरी है, रेड मीट है, फिश है। और जो सोडियम की जो मात्रा, इसे पूछा जाएगा लेकिन आपसे एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये। सोडियम जो है सॉसेज, सूप्स, डेली मीट्स और सॉल्टेड नट्स वगैरह में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोफाइट प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए मेसोफाइट प्लांट आपको समझना होगा, मैं अभी इसको जवाब दूंगा। मेसोफाइट प्लांट जो होता है, मेसोफाइट प्लांट, इसकी जो पत्तियां जो होती हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसके पत्तियों के ऊपर एक तरह की वैक्सिंग होती है, जैसे कि इनकी पत्तियों को लेमिनेट कर दिया गया हो। पानी तो गिरेगी लेकिन वो क्या करके फिसल के नीचे गिर जाएगी, चिकनाहट होती है, एकदम चमकदार है ना, शाइन करती है, एकदम लेमिनेट हो जाता है। तो ये क्या होता है? दे हैव वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीफ, इनके पत्तियों के ऊपर वैक्स कोटिंग होता है, मोमबत्ती की जैसी परत चढ़ी होती है ना, लेमिनेट करने वाली, वैसी होती है, चमकदार, बहुत ही स्लिपरी। इसके बाद है, हाउ डू एलिफेंट्स कीप देयर बॉडी कूल इन द समर? गर्मी के महीने में जो हाथी होते हैं वो अपने शरीर को ठंडा कैसे रखते हैं? ठंडा आपने देखा होगा,
इतने बड़े बड़े कान हैं, कान के ज़रिए अपने शरीर को हाँकते हैं, कान के ज़रिए अपने शरीर को ठंडा मैंने हवा देते हैं। और आपने देखा होगा कि हाथियों को कीचड़ में नहाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कीचड़ में नहाने से क्या होता है, ये इनकी जो बॉडी है, इनके बॉडी को एकदम क्या करता है, ठंडा रखता है गर्मियों में। तो एक तो हो जाएगा बाय फैनिंग देमसेल्व्स विद देयर ईयर्स एंड बाय प्लेइंग इन मड एंड वाटर, यानी कि 1 और 3 दोनों सही है, ए और सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी। ये अंडर अ शेड कुछ नहीं होता, हाथी रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए मेसोफाइट जो मैंने कहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेसोफाइट क्या हो। देखिए मेसोफाइट की पत्ती देखिए कितनी चमकदार है कि ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर किसी ने लेमिनेशन कर के रख दिया है ना। ऐसा लगता है कि यहाँ पे वैक्स की कोटिंग की गई है, कोटिंग, और आप कह सकते हैं लेमिनेशन, ठीक है ना, लेमिनेशन। तो मेसोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जमीन पे उगने वाले पौधे हैं, विच आर नाइदर ग्रो इन हॉट नॉर इन ड्राई और वेट एनवायरनमेंट। ना तो ये गर्मी में, ना ही सूखे में, और ना ही ये भीगे एनवायरनमेंट में उगते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेसोफाइट हैबिटेट वुड बी अ रूरल टेम्परेट मीडो, जो चरवाहा जो होता है जहाँ पे लोग मैंने गाय बकरियाँ चरते हैं पूरा एकदम, विच माइट कंटेन, जैसे कि गोल्डन रोड, क्लोवर, ऑक्सीडेजी एंड रोज़ा मल्टीफ्लोरा। ये कुछ नाम है मेसोफाइट के, कुछ नाम है मेसोफाइट के, ये एक से एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद जो है हाइड्रोफाइट्स, क्या है, हाइड्रोफाइट, प्लांट दैट लिव इन वाटर, जो पानी में ही उगते हैं। कहाँ, हाइड्रो माने वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जो पानी में ही उगते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रिला, वेल्सिनेरा, अदर्स रिमेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर while ट्रैप, लोटस एंड अदर्स हैव मोस्ट ऑफ देयर बॉडी पार्ट सबमर्ज। बहुत सारे होते हैं जो जमीन के अंदर डूबे होते हैं, पर कुछ जो होते हैं मैक्सिमम पार्ट उनका पानी के अंदर होता है। जैसे कमल का फूल आपने देखा होगा, उसका सारी जो तना, जड़, जो नीचे खाली पत्तियाँ और फूल ऊपर होते हैं, है ना। अदर इंपॉर्टेंट वाटर प्लांट्स इंक्लूड से वाटर लिली हो गया, सेजेस हो गया, क्रोफुट्स, ये क्रोफुट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर लिली इंपॉर्टेंट, लोटस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे हाइड्रोफाइट में आते हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं ना, पूरे के पूरे पानी में है, और देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, अपने कमल का फूल भी देखा होगा। और इसके बाद है ज़ेरोफाइट, ज़ेरोफाइट देख लीजिए, कैक्टस वगैरह जो होता है सारे ज़ेरोफाइट होते हैं, इनको ज़्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है। और ज़ेरोफाइट एनी प्लांट एडेप्टेड टू लाइफ इन अ ड्राई और फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट, सॉल्ट मार्श, सलाइन सॉइल और एसिड बॉग बाय मीन्स ऑफ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट वाटर लॉस और टू स्टोर अवेलेबल वाटर। ये क्या करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पानी अपने में इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है उगने के लिए या बढ़ने के लिए, है ना। और इनके जो सकुलेंट्स होते हैं, प्लांट दैट स्टोर, सकुलेंट्स का मतलब होता है इनके जो, इन्हें काटे तो इनका जो पौधे का जो हिस्सा होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर रहता है, सकुलेंट्स कहते हैं। ऐसे कैक्टी हो गया, एगाप्स हो गया, है ना, जिसके थिक फ्लैशी स्टेम्स होता है, काफ़ी मोटे मोटे और गुद्देदार इनके पत्ते होते हैं या तना होता है, इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है ना। आगे देखते हैं, लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन विच टाइप फैमिली। लेग्यूम टाइप के जो फ्रूट होते हैं, ये एक तरह के फ्रूट होते हैं, ये किस प्लांट फैमिली में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फैबाची। इसका क्या आंसर होगा, फैबाची। हम बताएंगे इसके बारे में क्या है, ये लेग्यूम क्या है, सोलानिची क्या है, लिलियची क्या है, देखते हैं, ठीक है। सवाल है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। इसके पहले बता दूं कि जो सेल्स है, आपको पता है कि कोशिका सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में। तो सेल्स जो है वो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, है ना, कोशिका। एंड सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो ये 3 जो होते हैं सेल के हिस्से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और इसकी जो खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है। अब हमें यहाँ मैच करना है। देखिए हमने बचपन में एक चीज़ न्यूक्लियस पढ़ा है, राइबोसोम पढ़ा है, लाइसोसोम पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि डी का आंसर तो क्या होगा, 2 नंबर होगा। अब देखो डी 2 नंबर कहाँ है, डी 2 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये हमारा दोनों आंसर तो होगा नहीं, इनमें से कोई एक होगा, है कि नहीं। तो और देख लो इनमें से क्या है। देखो न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल का सेंटर पार्ट होता है, और ये न्यूक्लियस ही आपस में डिवाइड होकर एक सेल से 2 सेल बनते हैं। तो ये जो होता है ना सेल का कंट्रोल रूम होता है। क्या होता है, कंट्रोल रूम।
यानी ए का आंसर क्या होगा 4 नंबर। ए का आंसर 4 नंबर होगा तो ए का 4 खाली यहीं पे है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो न्यूक्लियस कंट्रोल रूम होता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या करने वाला थैला, और माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं। यहीं से ऊर्जा निकलती है, ठीक है, यहीं से हमारी जो है ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अब जो बात कर रहे थे फेबाची, सोलानेची और लिलियानेची, जो है मुझे तो ऐसे ही प्रोनाउंस करना आता है कि पता नहीं कैसा होता है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मुझे लगा मैंने बोल दिया फेबाची। लेग्यूम प्रजाति का देखिए ये फेबाची है, देख लीजिए किस तरह के होते हैं ये लेग्यूम प्रजाति के हो, जहाँ बीन्स वगैरह सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं। सोलानेची जो बेरी या कैप्सूल, जो सोलानेची है ये बेरी या कैप्सूल की तरह होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरी कैप्सूल के शेप में होते हैं, टमाटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो लिलियाशी है वो कैसा होता है, मोस्टली कैप्सूल होता है, ठीक है, एक कैप्सूल के शेप में ये होता है। तो ये प्लांट फैमिली है 3 तरह का, और कैसे लगते हैं दिखने मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। आगे देखते हैं। लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर caravans ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स, विच आर द फॉलोइंग डिड दे यूज टू ड्रिंक वाटर। देखिए बहुत प्राचीन समय में क्या होता है कि जानवरों और सामानों के साथ लोग जो है अपनी कारवा के साथ लंबी दूरी जाते थे। कारवा को लेके जानवर होते थे, साथ में सामान, साजो सामान होता, लंबी लंबी दूरी बंजारे लोग जाते जाया करते कारवा को लेके। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड दे यूज टू ड्रिंक वाटर, इनमें से किसका इस्तेमाल वो पानी पीने के लिए करते थे। ये तो आपने देखा होगा प्राचीन समय में अरब कंट्री में बहुत देखने को मिलता होगा, छोटे छोटे बच्चों की किताबों में देखने को मिला होगा। इसे हम लोग मशाक कहते हैं, मशाक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मशाक कहते हैं, ठीक है। और तो मशाक का इस्तेमाल पानी पीने के लिए होता है। पियाऊ, पियाऊ कुछ नहीं है, जो घड़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग एक लोटा रखते हैं पानी पीने के लिए, ठीक है, मटका, जो जिसे हम मटका बोलते हैं, ठीक है, ये भी था। और स्टेप वेल, स्टेप वेल मैंने एक वाल टाइप का था, संरचना था, जहाँ पे सीढ़ी बनता था, यहाँ से सब तरफ सीढ़ी नुमा स्टेयर केस था, और यहाँ बीच में जो था पानी, तो लोग यहाँ से उतर के जो है पानी पी सकते थे। तो ये तीनों थे, यानी कि ऑल द अबव इसका आंसर होगा, जो पानी पीने के लिए उस समय काम में लाया जाता था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब फैमिली ट्री, आप देखिए एक फैमिली ट्री दिया हुआ है, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, उनके डैड, मॉम, अंकल, आंट, सिस्टर, ब्रदर, मी, कज़न। फैमिली ट्री पता होता है हमारे जो फैमिली ट्री है कि हमारे दादा परदादा कौन थे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, है ना। तो फैमिली ट्री क्या करता है, शोज मेंबर ऑफ फैमिली। फैमिली ट्री कुछ नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि परिवार के सदस्य कौन कौन होते हैं, मेंबर्स कौन कौन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, माने वन संरक्षण से कौन जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो वन संरक्षण की जब बात आती है, तो जो आंदोलन हुआ था साइलेंट वैली, ये बहुत ही फेमस है। द साइलेंट वैली मूवमेंट विल रिमेन एज अ ट्रू सक्सेस स्टोरी फॉर कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। भारत में वनों को बचाने के लिए जितने भी वन संरक्षण आंदोलन हुए हैं, उसमें से साइलेंट वैली जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है, द लेग्स ऑफ कैमल आर नॉर्मली लॉन्ग। ऊँट के पैर जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो आपको पता है कि ऊँट का इस्तेमाल रेगिस्तान में चलने के लिए या लोड्स को कैरी करने के लिए होता है, ठीक है। और उनके पैरों के नीचे जो है पैड्स होते हैं, गद्देदार होते हैं, ताकि उनके पैर जो है ज़मीन में धंसे नहीं, और एक बार अगर पानी पी लिया तो मीलों चलते रहेंगे बिना पानी के, ठीक है। पर इनके पैर लंबे क्यों होते हैं, इनके पैर इसे लंबे होते हैं कि रेगिस्तान का जो बालू होता है वो बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही स्कॉर्चिंग होता है, और इसलिए इनको इस हीट से बचाने के लिए और ये लंबी दूरी तक चलते रहें, इसलिए इनके पैर जो है प्रकृति ने लंबे बनाए हैं। तो क्या हो जाएगा, टू मेक देम फार फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड, यानी कि बालू की गर्मी से दूर किया जा सके। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर ने अभी आपसे पहले कहा था, फूड चेन में देखा था हिरन, है ना। फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे भोजन बनाते हैं, और उसे सबसे पहले खाने का काम शाकाहारी हर्बीवोरस कहते हैं, इसमें हिरन आता है। द मोस्ट यूजफुल वेजिटेबल पोटैटो, पोटैटो जो है वो एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है हमारे रोज़मर्रा के खाने के जीवन में, किचन का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चिकन मटन हो चाहे ना हो, लेकिन आलू तो होना चाहिए। तो ये क्या है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है ये, मॉडिफाइड स्टेम, जैसे कि जिंजर, है ना, आपका अदरक हो गया, कहते हैं ना अदरक, लहसुन, प्याज। जिंजर हो गया आपका, ऑनियन हो गया, है कि नहीं, जिंजर हो गया, ऑनियन हो गया, आपका गार्लिक हो गया, पोटैटो हो गया। तो ये सब क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, ये तना है, ठीक है।
यहाँ देखिए बीन्स की फोटो है। फ्रूट्स आर ईटेन टू गेट, फल क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ फल से विटामिन मिलता है, शुगर मिलता है, मिनरल मिलता है, ये सभी सही है, ऑल ऑफ दिस। द कॉफ़ी विच वी टेक इज गॉट फ्रॉम, कॉफ़ी जो हम पीते हैं ये कॉफ़ी एक्चुअली कहाँ से मिलता है? तो ये क्या है? पेड़ का बीज होता है, सीड होता है। ये क्या होता है? सीड होता है, जैसे आप जानते हैं। फूड इज नेसेसरी, भोजन खाना ज़रूरी है। अरे भाई जीने के लिए ज़रूरी है, शरीर के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वह काम करने के लिए ज़रूरी है, ऑल ऑफ द अबव। सारे ईवीएस के सवाल हैं, अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। सीम्स टू बी ईजी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए इनमें से कौन ज़रूरी है? पौधे करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, तो उनको एयर चाहिए। आपको पता है ना, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो बन ही नहीं पाए, क्लोरोफिल एक्टिव ही नहीं होगा। पानी के बिना तो जाइलम फ्लोएम काम ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों चाहिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए। आगे है मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स आर कार्निवोर बट दे डू नॉट ईट चिल्ड्रेन बिकॉज एनिमल, बहुत सारे पालतू जानवर ऐसे हैं जो मांसाहारी है, कार्निवोरस है, फ्लैश ईटिंग है, लेकिन वो अपने ही बच्चों को नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? बच्चों पे आक्रमण नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? हैव सिंपैथी, हैव माइंड, आर सर्वाइवल, कैन अंडरस्टैंड अबाउट फैमिली मेम्बर, क्योंकि उनके अंदर ममता होती है, दया होती है। और आपने कई सारे वीडियोस रील्स वगैरह में देखा होगा कि जब बंदरों को देखा होगा, हाथियों को देखा होगा, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या तक नहीं करते हैं। यानी उनके अंदर भी इमोशन होता है इंसान की तरह, है कि नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर, इनमें से कौन सा जानवर किसानों का मित्र कहलाता है, किसानों का दोस्त कहलाता है? ग्रास होपर, इसे क्या करेंगे? माउस तो और ख़राब है, टर्माइट तो बहुत ही ख़राब है, जो कीट पतंग होते हैं जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। अर्थवर्म, यानी जो केचुआ, जो मैंने उस दिन के वीडियो में बताया था, केचुआ ज़मीन को उलट पुलट करके एयर को जाने आने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो ये किसानों के लिए तो बहुत अच्छा, ज़मीन के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। Which one of the following is not a major contributor to excess sediments in waterways? Excess sediment यानी कि जो मैला जो होता है, जो पानी के जाने का रास्ता है, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा अवरोध जो पैदा होता है, जो सेडिमेंट्स जो क्या बोले हम, जो गंदगी जम जाती है और रास्ते को रोक देती है, नाले साफ नहीं होते, इसका क्या कारण है? यहाँ पे दिया है हाईवे कंस्ट्रक्शन। हाईवे पे बहुत सारी चीज़ें बन रही है, फैक्ट्री बन रहा है, रोड बन रहा है, नालों को बंद किया जा रहा है। इससे भी नाले में सब तरफ गंदगी जम, शहरों, अब बड़े बड़े शहरों का, मुंबई कलकत्ता का हाल देख लीजिए, जब पानी जम जाता है, नाले निकलने की जगह ही नहीं है, सारे तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है। माइनिंग, खुदाई कीजिए, सारे खत्म हो जाएंगे आपके। फॉरेस्ट्री, जंगल जितना बढ़ेगा नाला खत्म होता जाएगा, जंगल क्या होगा, पेड़ पौधे उग जाएंगे, नालों को भर देंगे, नाले बंद हो जाएंगे, है ना। सीवेज एफ्लुएंट जो होता है, ये जो है ये कोई मेजर कॉज नहीं है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। जो सीवेज यानी कि जो गंदगी निकलने के लिए जो रास्ते होते हैं, जो निकलता है गंदगी जो निकल जाती है नालों से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इनसे पड़ता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ यूट्रॉफिक लेक, एक यूट्रॉफिक जो झील होता है, बताएंगे क्या है यूट्रॉफिक झील, इनमें से कौन सही नहीं है इसके बारे में। देखिए यूट्रॉफिक झील जो होता है, ये एक ऐसा झील है जहाँ पे इसकी खासियत ये है कि हाई इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें इतने ज़्यादा पोषक न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, पोषण पदार्थ आ जाते हैं कि यहाँ पे उगने वाले जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। बहुत तेज़ी से इन वनस्पतियों का जो ग्रोथ जो है बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो दिया है ना लो इन न्यूट्रिएंट्स, ये गलत है, ये हाई इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हाई इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें पोषक पदार्थ बहुत ज़्यादा होता है। बाकी सब सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ डेड एल्गे एंड डेड ट्रीज, इनमें एल्गे फंजाई काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। सफोकेशन ऑफ फिश एंड सेलफिश, यहाँ जो रहने वाली जो मछली है उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती, सफोकेशन होता है, मर जाती है मछली। और यहाँ पे जो जल में घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है वो भी कम मात्रा में पाया जाता है। ये यूट्रॉफिक लेक का 3 लक्षण है, ये नहीं है, हाई इन न्यूट्रिएंट्स होता है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये है यूट्रॉफिक कंडीशन। और यूट्रॉफिक लेक का देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, किस तरह से पूरा लेक जो है पेड़ पौधे घसा हुआ, ढका हुआ है, एल्गे है, फंजाई है। देखिए हाथों में अगर लेंगे तो इस तरह से काई आपके हाथों में आ जाएगी, और इस तरह देखिए यूट्रोफिकेशन होता है ना। इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन वेयर ऑफ अ वाटर बॉडी हैज लॉस्ट सो मच ऑफ इट डिजॉल्व ऑक्सीजन
दैट नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ बिगिंस टू डाई अप। ये एक ऐसा कंडीशन है कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और उसके अंदर पनप रहे मछली जो भी लिविंग थिंग्स है वो क्या होते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। यूट्रोफिक कंडीशन फॉर्म व्हेन अ वाटर बॉडी इज फेड टू मेनी न्यूट्रिएंट्स स्पेशली फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये तब होता है एक झील का यूट्रोफिकेशन तब होता है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ आते हैं, खास करके फास्फोरस और नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा भर जाने के कारण उस लेक का यूट्रोफिकेशन हो जाता है और ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जीव मर जाता है। ठीक है। मैंडेटरी फूड लेवलिंग ऑफ प्रोसेस्ड फूड एक्सेप्ट दोज विथ मीट एंड पोल्ट्री इज रेगुलेटेड बाय द यानी कि कच्चा मीट जो है और पोल्ट्री अंडे वगैरह को छोड़ के जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो फैक्ट्री में जो फूड बनता है, पैकेटिंग होता है, इसका फूड लेवलिंग किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ये। क्या आंसर होगा? ये FDA अप्रूव करता है। कौन अप्रूव करता है? FDA अप्रूव करता है। मैंने यहाँ पिक्चर दे रखा है, ये हमको देखना पड़ता है कि FDA ने इसे पैकेजिंग को अप्रूव किया है कि नहीं। बेंथिक प्लांट, बेंथिक प्लांट देखिए, बेंथिक प्लांट क्या है? जिसकी जड़ें या पूरा प्लांट जो है ना, या तो जड़ें पानी में हमेशा रहता है या पूरा पौधा ही जो है पानी के अंदर जो है सबमर्ज रहता है। जैसे कि देखें ना, अंदर में ये पानी का अंदर का दृश्य है और देखिए अंदर में जितने भी पौधे आप पानी के अंदर देख रहे हैं इसे बेंथिक प्लांट कहते हैं। ये हो गया एक्वाटिक प्लांट्स रूटेड इन द रिवर और लेक बॉटम। नदी के अंदर या झील के एकदम तह में जो है जो पौधे उगते हैं उसे हम लोग बेंथिक प्लांट्स कहते हैं। इसका सिंपल से एग्जाम्पल है हमारे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में जो मैंग्रोव का जो पौधा होता है, जो सुनामी को रोकने के लिए काफ़ी माना जाता है, ये जो मैंग्रोव का जो पौधा होता है ये भी एक बेंथिक प्लांट है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, मैंने बता दिया आपको, नोट कर ले। BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक इंपॉर्टेंट मेजर है, ये एक तरीका है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक तरीका है। क्या मेजर करने के लिए? ये मेजर करता है द ऑक्सीजन यूजिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर। यानी जो पानी है या जो पानी जो वेस्ट वाटर है जो फेंक दिया गया है, इसके अंदर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने की कितनी काबिलियत है या इसके अंदर कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है लिविंग थिंग्स के लिए, है ना, वो मापने का तरीका जो होता है BOD होता है। जैसे कि अगर पानी में BOD लेवल ppm में अगर 1 से 2 हो तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, 3 से 5 हो तो मॉडरेटली क्लीन माना जाता है, 6 से 9 हो तो समवॉट ये जो पोल्यूट हो गया है, थोड़ा सा प्रदूषित हो गया है, और अगर 100 या उससे ऊपर हो तो बहुत ज़्यादा ये पोल्यूट हो जाता है। इसके अंदर जो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीधी सीधी भाषा में कि वो कौन सा पानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। द डेप्थ टू विच एडेक्वेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस कैन पेनेट्रेट इनटू वाटर इज नोन एज व्हाट। वो कौन सी गहराई है जिसमें इन विच एडेक्वेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस कैन पेनिट्रेट, जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जो भोजन बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें लाइट उन्हें मिल जाए और पर्याप्त रोशनी उन्हें प्राप्त हो, कितनी गहराई तक, है ना, तो पानी में, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, एफोटिक जोन है, डिस्फोटिक जोन है, यूफोटिक जोन है, और ये जो इफोटिक जोन जो होता है यहीं पे, यानी ये जो यूफोटिक जोन होता है सिर्फ यहीं तक जो है प्रकाश की किरणें जो है लास्ट जा सकती है और यहाँ तक फोटोसिंथेसिस की क्रिया की जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूफोटिक जोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अब पैथोजेन। पैथोजेन क्या होता है? पैथोजेन एक बाहर से आपके शरीर में घुसने वाला ऐसा जहर होता है या ऐसा बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोबैक्टीरियम बोले जो आपको बीमार कर देता है। तो सीधी सीधी भाषा में बोले तो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, और ये सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं किसी को भी हो सकता है, इसलिए ये इसमें कंफ्यूज ना हो, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है, पैथोजेन, इसलिए पैथोलॉजिकल लैब बनाए जाते हैं कि आपके ब्लड में क्या पैथोजन है कि नहीं, क्यों बीमार है आप। द विटामिन एंड मिनरल कंटेंट ऑफ अ फूड कंपेयर टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन टोटल कैलोरीज रेफर्ड टू अस। बोला किसी भी भोजन में जो विटामिन और मिनरल की जो मात्रा होती है कंपेयर टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन टोटल कैलोरी, और उस विटामिन और न्यूट्रिएंट से जो आपको कैलोरी मिलता है, जैसे फैट से सबसे ज़्यादा कैलोरी और ऊर्जा आपको मिलती है, उससे कम मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, उससे कम मिलता है विटामिन और न्यूट्रिएंट से। लेकिन विटामिन और न्यूट्रिएंट जो है बीमारियों को आपके शरीर से दूर रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। भले ही वो कैलोरी कम देता है पर आपके बॉडी के लिए कम मात्रा में चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो विटामिन और मिनरल जो है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन कंपेयर टू द टोटल कैलोरी, ठीक है, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट डेंसिटी कहते हैं, यानी पोषण घनत्व, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे खाने का पैकेट है जिसके अंदर बेकन है, चीज़ है, मेयो है, भरा हुआ है, और एक तरफ है जहाँ पे होल ग्रेन है, लेट्यूस है, टोमेटो है, हाफ चिकन ब्रेस्ट है, लो फैट यगट है, सॉस है। तो ये बताइए कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कैलोरीफिक वैल्यू है? तो यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो है कैलोरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे जो है उतना नहीं है। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? देखिए फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं मैं बताऊँगा, ठीक है। फाइटोकेमिकल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी पोषक चीज़ें आपको देते हैं, यानी कि आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर होगा डी नंबर, सब्सटेंसेस दैट प्रोबेबली प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स। इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि फाइटोकेमिकल्स एक्चुअली होता क्या है। एनरिच्ड ग्रेन्स डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एडेड बैक। देखिए एनरिच्ड ग्रेन यानी ऐसे अनाज, आटा, दाल, मैदा, जो भी, इसे हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं रिफाइन। देखिए जब आप चीज़ों को रिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे आजकल पॉलिश दाल बहुत बाज़ार में आते हैं, लोग पसंद करते हैं चमकदार, लेकिन ये बहुत बेकार है। जो अनपॉलिश दाल होते हैं उनके फाइबर दालों के साथ लगे होते हैं, और जब उन्हें एनरिच्ड किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो उनके ऊपर के जो डाइटरी फाइबर के जो कंटेंट है उन्हें हटा के उन्हें पॉलिश कर दिया जाता है, यानी कि उनका जो मेन न्यूट्रिएंट्स है जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो रफेज आपको मिलना है, जो आपके पेट को और गट को साफ करता है, वो तो हट गया। तो जो एनरिच्ड ग्रेन होते हैं उसमें डाइटरी फाइबर जो होता है वो नहीं होता है। हाँ, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं व्हीट फ्लोर है, रिफाइन, इसमें नहीं होगा फाइबर, लेकिन इसमें क्या होगा? आपका फाइबर होगा, दिख भी रहा के फाइबर है, लेकिन इसको रिफाइन करने के बाद, एनरिच करने के बाद फाइबर खत्म हो जाता है। देखिए ये है फाइटोकेमिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट होता है, हार्मोन की तरह काम करता है, कैंसर प्रिवेंट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, आपके बायोअवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स को रिड्यूस करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट करता है। तो फाइटोकेमिकल आपके हेल्थ के लिए कितना कुछ करता है आप देखो, तो ये एक हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। आगे है एक रिवर पासेस थ्रू वेरियस प्लेसेस। एट सम प्लेसेस देयर आर मेनी फिश इन द रिवर, at other places there are only a few, and at some places there are dead fish. Where will you find many fishes in the river course? कह रहा है कि जब नदी जो है कई सारे रास्तों से गुजरती है, कुछ जगहों पे बहुत सारी मछलियाँ मिलती है, कुछ जगहों पे कम मछली मिलती है, और कुछ जगह तो ऐसे होते हैं जहाँ मरी हुई मछली मिलती है। तो कह रहा है वो कौन सा जगह है नदी का, रिवर के जो यात्रा होती है, रिवर का जो कोर्स होता है, वहाँ कौन सा ऐसा कोर्स है जहाँ पे मछलियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर होता है एट द स्टार्टिंग। नदी जहाँ से शुरू होती है वहाँ फ्रेश वाटर होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, पोषक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, वहाँ मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ? ये हमारे लिए अच्छा भी है और ये हमारे लिए ख़राब भी है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ओजोन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, पर ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ओजोन का फार्मूला पूछ सकता है। ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता भी है, लेकिन इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो पर्यावरण के लिए बहुत ख़राब है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस पैदा करता है, ठीक है। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। आगे देखते हैं। टू प्रिवेंट द डिसफिगरिंग ऑफ ताजमहल विथ एसिड रेन, द गवर्नमेंट सजेस्टेड क्लियरिंग द एयर इन द ताज ट्रापीजियम रीजन, दिस इंक्लूड द टाउन्स ऑफ। कह रहा है कि ताजमहल एसिड रेन के चलते खराब हो रहा है, उसकी दीवारें गल रही हैं। गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि ताज ट्रापीजियम रीजन जो है, इसके आसपास जितने भी जगह है, हवा है, ठीक है, उसे क्या किया जाएगा? साफ किया जाएगा। तो एक्चुअली ताज ट्रापीजियम है क्या और इनमें आने वाले शहर है क्या, पहले समझ लेते हैं। एसिड रेन, तेजाब की बात देखिए, जो नॉर्मल बारिश होती है उसमें भी एसिड होता है, लेकिन बहुत कम। एसिड रेन रिजल्ट्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड एयर करंट। देखिए इसमें क्या होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड, या देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, वातावरण में मिल जाते हैं, और ये हवा और विंड एंड एयर करंट के जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। SO2 and NOx react with water, oxygen and other chemicals to form sulfuric and nitric acid, और यही पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है
सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड बनाता है और बारिश के बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, जिसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। और यही ताजमहल के दीवारों को जो है बहुत ही ख़राब कर रहा है। अब जो ट्रापीजियम रीजन है, ये क्या है? ताजमहल के आसपास 10,500 स्क्वायर किलोमीटर, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो एक ट्रापीजियम की तरह दिखता है, जो आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जितने भी शहर हैं वहाँ की हवा को साफ करने के लिए कहा गया है। और इसमें क्या क्या आएगा? इसमें हमारा आंसर होगा 2 नंबर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा एंड भरतपुर। देखिए ये आगरा यहाँ है, फतेहपुर यहाँ हो गया, मथुरा यहाँ हो गया और फिरोजाबाद यहाँ हो गया, जो ऑप्शन में दिया। हालांकि यहाँ और भी शहर है। यहाँ पे जो हवा है इन्हें साफ करने का सजेशन दिया गया ताकि एसिड रेन से इसे बचाया जा सके। तो ये ट्रापीजियम है, जो ट्रापीजियम की तरह दिखने में है। फोटोकेमिकल स्मॉग एयर पोल्यूशन इज रिलेटेड टू फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग यानी कि धुआं सा बोलते हैं। स्मोक और आपका फॉग जब दोनों आपस में मिल जाता है तो क्या बन जाता है? स्मॉग, धुआंसा बन जाता है। और ये खासकर ठंडे के महीने में हम देखते हैं जो हमारी विजिबिलिटी को बहुत कम कर देता है ना। तो इसका जो आंसर होगा फोटोकेमिकल स्मॉग, ये होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो आप यहाँ देख रहे हैं ना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के जरिए जो है फोटोकेमिकल स्मॉग से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। ओजोन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम विच द फॉलोइंग वेव्स, यानी हमारे वायुमंडल के ऊपर 15 से 35 किलोमीटर में जो ओजोन की परत है, ये हमें किस वेव से बचाती है? तो पता, अभी मैंने कहा आपको, अल्ट्रा वायलेट किरणें से बचाती है। और जो स्ट्रेटोस्फीयर का एरिया है 15 से 35 किलोमीटर जो पृथ्वी का वातावरण है वहाँ से, उसके निचले स्तर में ही ओजोन पाया जाता है और ये हमें सूरज के अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द कॉज ऑफ द इंक्रीज द लेवल ऑफ द ओशियन, हमारे सागरों का लेवल, स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। सागर का जो पानी की जो मात्रा है, जल की स्तर है, बढ़ती जा रही है। सुनामी वगैरह है, कई सारी दिक्कतें आ रही है। इसका कारण क्या है? कारण सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, ठीक है, इससे जो ध्रुवीय जगहों पे जो ग्लेशियर है वो क्या हो रहा है? पिघल रहा है। और उनके पिघल से छोटी छोटी हज़ारों नदियाँ बन रही हैं जो सागर में जाके मिल रही है। और इस तरह से ओशियन का जो स्तर है बढ़ रहा है। इससे सुनामी का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो उन समुद्र के आसपास रहते हैं या जो रेसिडेंशियल एरिया घर हैं। आगे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, इनमें से किसके द्वारा प्रदूषण होता है? तो पहला है थर्मल पावर प्लांट, सही है। ऑटोमोबाइल, गाड़ी का धुआं वगैरह से होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बहुत दमदार तरीका है, लेकिन काफ़ी रिस्की और काफ़ी पोल्यूशन से भरा हुआ है। तो ए, बी और डी होगा हमारा आंसर। लेकिन ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि पानी को एक जगह इकट्ठा करके डैम में उसके जरिए बिजली पैदा करना, और इससे बिल्कुल भी वातावरण को कोई प्रदूषण नहीं होता है, बिल्कुल कोई प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन थर्मल पावर, ऑटोमोबाइल और न्यूक्लियर पावर, तीनों के जरिए पोल्यूशन होता है। आगे देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको बताना है कि ये घटसीसार, जोहाद और ये बबडीज एक्चुअली है क्या। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, लेकिन बता दूं घटसीसार ये राजस्थान के एरिया के आसपास का है। घटसीसार जो है ये एक रेन वाटर कलेक्शन है, यानी कि एक जगह बनाया जाता है तालाब जैसा, और वहाँ बारिश के पानी को इकट्ठा करके गाँव या गाँव के एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक जोहाद की बात है, तो जोहाद जो है वो क्या है? डैम्स है, यानी बांध। ये बांध बनाया जाता है और वहाँ पे हर एक गांव के लिए एक बांध बनाया जाता है ताकि पानी की आपूर्ति वहाँ से की जा सके। और बाबडीज क्या है? स्टेप वेल, यानी कि जो सीढ़ी नुमा जो कुआं होता है, जो पानी निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बाबडीज। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए का 2 नंबर, बी का 1 नंबर, ये वाला, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ये है घटसीसार, देख रहे हैं? ये घटसीसार है जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, ये आपका जोहाद है जो एक बांध की तरह बनाया जाता है। 1 फॉर ईच विलेज, एक गांव के लिए एक होता है। और ये देखिए ये जो स्टेप वेल है बाबडीज, यानी जो सीढ़ी नुमा जो पानी, जो यहाँ देखिए पानी है और यहाँ सीढ़ी के जरिए लोग आके पानी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये घटसीसार, ये हो गया आपका जोहाद और ये आपका हो गया बाबडीज। ठीक है। When the Air Pollution Control Act was enacted, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया था? तो ये तो 1981 बाई डिफॉल्ट ये आंसर होकर रखा हुआ है। 1981 में मैंने एक लिस्ट बताया था, आपसे कहा था मैंने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अलग अलग एक्ट के बारे में। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है 1981 का है।
और इस आज के वीडियो का अंतिम लेकिन बहुत ही लाजवाब सवाल और जो बिल्कुल ईवीएस से जुड़ा हुआ है कि रानी सेपरेटेड हर वेस्ट इनटू 2 ग्रुप। रानी के पास जो गंदगी है उसे 2 भागों में वो बांटती है, 2 भागों में। पहला है स्पॉइल्ड फूड, जो घर में जो खाना बर्बाद हो जाता है, गार्डन ट्रिमिंग्स, बगीचे से जो पेड़ पौधे को जो काटा जाता है उनके पेड़ पौधे बचे होते हैं, पेपर, कागज और लकड़ी, ठीक है। दूसरा है प्लास्टिक है, टॉय है, बॉटल है, ग्लास है। तो पता है ये सब क्या है, ड्राई है, ये सब ड्राई वेस्ट है। और इसमें जो है पेपर और वुड जो है ये ड्राई वेस्ट है, लेकिन ये स्पॉइल्ड फूड और गार्डन जो है ये क्या है, वेट वेस्ट है, जो भीगा हुआ जो पदार्थ होता है। तो इन जो 2 भागों में बांटा जा रहा है, ये जो है इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो दोबारा मिट्टी में मिल जाती है, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, रानी जो कर रही है वो क्या कर रही है, वो 2 ग्रुप में बांट रही है, वो है ये। पहले वाले को बांट रही है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो वापस प्रकृति में मिल जाना है, जिससे प्रकृति को नुकसान नहीं है। और एक जो ड्राई वेस्ट है, प्लास्टिक है, टॉय है, बॉटल है, ग्लास है, इसे या तो रिसाइकिल करना होगा, नहीं तो ये पूरा खराब कर देगा वातावरण को। इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल हम लोग वेस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का आपको ये 50 ईवीएस का सवाल। मैंने कहा था कि ये 50 ईवीएस के सवाल नहीं है, बल्कि 150 से 200 के बराबर है, जहां मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कई सारे पिक्चर्स के जरिए ये भी समझाने की कोशिश की कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो ये डे टू डे डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले WB टेट 2022 के लिए बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका आप नोट्स बनाएं, जितना आप वीडियो देख के लिखेंगे ना अपने हाथों से, उतना आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, हिंदी ग्रामर की वीडियो और भी आने वाली है, मैथ्स की वीडियो आने वाली है। तो इंतजार कीजिए, आपसे उन वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू।